अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। हम लोग चूँकि सियासी जमातों की अपनी सियासत पर भी बात एक ज़रूर कोशिश करते हैं कि वहाँ पर भी कुछ थोड़ी ओरिएंटेशन हो कि अलग अलग सियासी जमातें क्या मौक़िफ़ और क्या बयानियाँ लेकर चल रही हैं। PTI के हवाले से कई दफ़ा हमने बात की, क्योंकि मफामत और मुज़ाकरात के हवाले से जब भी उनसे सवाल हुआ उन्होंने उसका इनकार ही किया। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी हवाले से उसी तरह से डिस्कशन को ओरिएंट करना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने जावेद लतीफ़ साहब से इस हवाले से बात की और उन्होंने वही सारे एतराज़ात उठाए और जो कि वो पहले भी दीगर भी टॉक शोज़ में और अपनी गुफ्तगू में दोहराते रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारी बातों को इस तरह से लेकर वो चले। उन्होंने कहा कुछ बाकियात बाकी हैं साजिशियों की, बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने इस हवाले से स्टेटमेंट्स दी और मायने खेज़ बयानात दिए। फिर हुकूमत की बेबसी का भी, अपनी हुकूमत की बेबसी का भी जो है उन्होंने एक तस्करा किया, जो कि यकीनन भुलाया नहीं जा सकता। उसके ऊपर बात होगी। और दीगर भी एतबार से नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये भी बाज़गश्त अब सुनने में आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक और पिवटल रोल अपने पार्टी के लेवल पे लेते हुए नजर आएंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो सदारत जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास है, ऐसी बाज़गश्त ज़रूर मौजूद है हल्कों में, सियासी हल्कों में, कि शायद वो तमाम जो सदारती जिम्मेदारियाँ हैं वो मियाँ साहब अपने पास ले लें। और इस हवाले से गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ बात की, गुफ्तगू की। खैर वो भी कुछ नाला नज़र आ रहे हैं, राना साहब के भी कुछ बयानात इस तरह के आए, हमने जहाँ देखा कि जहाँ वो अपनी काबीना के हवाले से भी सवालात उठाते हुए नज़र आए। इस पूरे मामले पे कुछ सवाल ज़ाहिर है उभरते हैं हम तमाम के जहनों में। वो सवालात क्या हैं, क्यों उभरते हैं, ये हमने कुछ उनको इन फॉर्म ऑफ गुड बुलेट्स हमने उनको ट्रेस डाउन किया है। तो ये कीजिएगा सवालात भी और उनके असबाब भी, जिसकी वजह से हम वो डिड्यूस कर रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून दाखिली कशमकश का शिकार है, ये बेसिकली सवाल है। ज़ाहिर है हुकूमत की पिवटल पार्टी है और उनके साथ इत्तेहादी भी हैं, मखलूत हुकूमत तो है, लेकिन उसके ऊपर अगर उनकी सियासत के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो वो ज़रूरी है उनको एड्रेस करना है। इसहाक डार साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह को वज़ीर आज़म का सियासी मुशीर मुकर्रर करना किसकी ख्वाहिश थी? या नवाज शरीफ की पार्टी सदर बनने की तैयारी जो सुनने में आ रही है, उसका मकसद क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या हो सकता है? क्या नवाज शरीफ के पार्टी संभालने से नून लीग के बयानिए को तक़वियत मिलेगी? क्योंकि यकीनन नवाज शरीफ साहब के ऊपर ही पूरी जो नून लीग का बयानिया है उसका महवर है। एक तासुर ये भी है कि इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने का मकसद मोहसिन नकवी का रास्ता रोकना था। कुछ बहुत सहाफ़ी जो हल्के हैं इस हवाले से क्लेम करते हुए नजर आते हैं कि ऐसी ख्वाहिश दरअसल मोहसिन नकवी साहब ने इसका इजहार किया था और उसका रास्ता रोकना जो है वो दरअसल मकसद था। क्या मुस्लिम लीग नून अवामी पजीराई हासिल करने के लिए मफामती से मज़ामती बयानिए की तरफ जा रही है? इस बात का भी एडमिशन हम कई दफ़ा नून लीग की तरफ से और बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा 2022 में जो बाई इलेक्शन हुए, उन्होंने कहा कि हम चूँकि मफामती बयानिए पे हैं इसलिए हमें उस तरह से वोट नहीं पड़ा। नवाज शरीफ जो बयानिया देंगे वही पार्टी का बयानिया होगा, वो चाहे मफामत का हो या मज़ामत का। राना सनाउल्लाह साहब बयान दे चुके हैं जिसका मैं अभी इब्तिदा में तस्करा कर रही थी। और मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो भी हो, अहम सवाल यह है कि मईशत को बेहतर और महंगाई को कैसे कम किया जाएगा। ज़ाहिर है हुकूमतें वक्त होते हुए उनसे असल सवाल तो है ही ये, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कामयाबी या नाकामी का क्रेडिट दोनों सूरतों में नवाज शरीफ को ही जाना है और वही इसके ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि चाहे क्रेडिट हो या डिसक्रेडिट हो, दैट इज़ इन द नेम ऑफ नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में जो नई जमात वजूद में आने को है। क्या नून लीग के सीनियर क़यादत नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकती है? ऐसा दावा हमारे ही प्रोग्राम पे शेर अफजल मरवत साहब ने राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से किया। और एक और भी, बल्कि मैं नाज़रीन को सुनाऊंगी भी और मेरे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इस हवाले से उनको भी मैं ये सुनाऊंगी एग्जैक्ट जावेद लतीफ़ साहब के वर्ड्स। जावेद लतीफ़ साहब के बकौल हमारी पार्टी, वो कहते हैं कि पिछली हुकूमत भी बेख्तियार थी और वो कहते हैं मौजूदा हुकूमत भी बेख्तियार है, जिस वजह से फैज़ाबाद का जो पूरा मामला था, धरना कमीशन रिपोर्ट, उस पर उस तरह से अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा सका। ये इंकिशाफ है। मैं एग्जैक्टली वो सुनाऊंगी भी कि किन अल्फाज में जावेद लतीफ़ साहब ने ये वाली जो बात है वो की। पूरी बात करने के लिए और पूरे इन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए, इस गुफ्तगू को अपनी जमात के हिसाब से ओरिएंट करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब हनीफ अब्बासी साहब। वेरी वार्म वेलकम सर। बहुत शुक्रिया और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी सारी बातें हुई हैं तो मेरी कोशिश होगी कि ऑन द रिकॉर्ड भी उनको हम इंशाल्लाह रखें। नहीं, जो मैं ऑफ द रिकॉर्ड जो कहता हूँ वो ऑन रिकॉर्ड भी कहता हूँ। इसी आपके हम तवज्जुह से मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह ताला।
हम इसी इस बात से मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। यही होनी चाहिए कि पॉजिटिव गुफ्तगू जो है ना, ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि हो क्या रहा है इस मुल्क में, हो क्या रहा है। बिल्कुल, ये जो वो होनी चाहिए। बिल्कुल सवालात हैं जहनों में और मैंने आपसे कुछ नहीं कहा कि कौन सा सवाल आपने पूछना है। जी, मैं बहरहाल शाहिद हूँ इस बात की। बिल्कुल, आई एंडोर्स दिस। तो अब्बासी साहब ये फरमाइएगा कि क्या हो रहा है और क्या वाक़तन इस बाज़गश्त में कोई वेट है कि नवाज शरीफ साहब अब बाकायदा सदर बनने वाले हैं पाकिस्तान में? नहीं, ये एक बाज़गश्त की बात ही नहीं है। देखिए ना, मियां नवाज शरीफ को गैर आइनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे ज़बरदस्ती उनके ओहदे से अलहदा किया गया था। अब तो ज़बान ज़द आम है ये बात, और आज बड़े जजेस की वो प्राइवेसी की बातें होती हैं, फ़लाँ जज की प्राइवेसी, फ़लाँ जज की प्राइवेसी। और उस वक़्त वो लोग कहाँ गए थे जब मियां नवाज शरीफ के हवाले से फ़ैसले हो रहे थे? एक GIT के कहने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मॉनिटरिंग जज लगा दिया। कौन से वो लोग थे जब वो मिलने जाते थे जजेस को? वो शौकत अजीज़ वाला जो हमारे हैं शौकत सदीकी साहब, उन वाला जो केस है, ये सारी चीज़ें उस वक़्त थी ना। तो उस वक़्त ये इनमें से बहुत सारे जजेस मौजूद थे, उस वक़्त कोई बात नहीं करता था। मुझे बताएं, उस वक़्त क्या किसी उस वक़्त ये सारी चीज़ें काबिल कबूल थी, एक्सेप्टेबल थी, जो आज आपको एक्सेप्टेबल नहीं हुई? फिर आप अपनी अपनी जगह एक ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं बात करने की, तो आप बताएं, नाम बताएं किसने आपको फ़ोन किया, किसने आपको कुछ कहा, किसने फ़लाँ को किडनैप किया? खुदा के लिए ये लड़ाइयाँ जो हैं आपको आज याद आ रही हैं। आज से आपको आप दरअसल मुखातिब हैं 6 जजेस पे। मैं सबसे मुखातिब हूं, क्योंकि वो मैं उन जजेस से मुखातिब हूं। देखे ना, मैं उन जजेस से भी मुखातिब हूं। मैं खुल के बात कर रही हूं एक्सप्लिसिटली। वो उनकी बात भी वो यही कहते हैं कि जिन बातों पे आपने एतराज उठाया जो यकीनन गलत थी, मैं कहता हूं इनमें से तो एक दो जजेस तो वो मौजूद हैं, हाँ, जो जजेस 2018 का सारा ड्रामा अपने सामने देख रहे थे। ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, मैं क्योंकि अदालतों का बड़ा एहतराम करता हूँ और वो शख्स हूँ जिसने कभी भी अदालत से राय फरार इख्तियार नहीं किया, लेकिन सच हक तो कहना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, मैं एक बात आपकी वसात से अब चलते चलते मैं कर रहा हूँ, और बड़ी जिसे कहते हैं हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। इस मुल्क को अगर कोई पॉलिटिशियन हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, और ब्यूरोक्रेसी में तो लाइन लगी हुई है, और कोई जज हो, कोई पाकिस्तान आर्मी में हो, किसी इंस्टीट्यूशन में हो, एयरफोर्स में हो, वो ड्यूल नेशनल हो, उसको इस पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ग्रीन कार्ड होना ड्यूल नेशनलिटी? मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं ड्यूल नेशनल की बात कर रहा हूँ। मतलब कि जहाँ पे आपके पास मौके मौजूद हो कि भाई आपका इंटरेस्ट कैसे फॉलो करेंगे इस पाकिस्तान का, आप मुझे ये बताएं, आप इस पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कैसे फॉलो करेंगे? कि जब आप, मेरे पास एक ऑप्शन है कि ठीक है जी, मैंने नौकरी करनी है, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, मैं डिप्टी, सुने, ठीक कह रही है, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, ठीक है, और मैं नेशनल हूँ अमेरिका का, USA का, UK का। मुझे बताएं, मैं तो फिर आराम से सुकून से यहाँ पे जो गड़बड़ भी करूँ, और फिर जो ही मैं मैं कैसे इस मुल्क में डिलीवर करूँगा? ठीक है, आपकी बात, तो ये मेरी अपनी एक जाती राय है, और इसमें मेरा ख्याल है कि पार्टी को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। अच्छा, कि हाँ, सोचना चाहिए कि ड्यूल नेशनल जो भी है वो इस पाकिस्तान का उस तरीके से इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर सकता। क्या वजह है? मैं वफादार या बेवफाई की बात नहीं करने लगा। हाँ। ड्यूल नेशनल किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान में बैठकर, सरकारी आदमी, आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा, उनको तो अल्लाह ताला मौके देता है, जाएं जाके कमाएं अपने बच्चों के लिए भी, बाहर बैठे हुए हमारे ओवरसीज अरबों डॉलर भेज रहे हैं। मैं तो उन अफसरान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उन पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, सुनते जाए ना, उन पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं नौकरी पेशा अफराद की बात कर रहा हूँ, तो जो बड़े बड़े ओहदों पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा, खुद सरेंडर करना होगा, वरना हुकूमत को लेजिस्लेशन लेके आनी पड़ेगी। अच्छा, लेजिस्लेशन लानी पड़ेगी, आपने कहा हुकूमत को। क्या वजह है कि आप जैसा कलीदी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है, आप तजावीज़ दे रहे हैं, और काबीना में भी हमें तमाम को तवक्को थी कि हम आपको देखेंगे वहाँ पे इसी तरह से बुलंदो बांग तजावीज़ देते हुए, तकारीर करते हुए, क्या हुआ? अच्छा, ये मुझे नहीं पता क्या हुआ। अच्छा, मेरे लिए ना वजीर बनना मुना आपको पता ही है, मैं 2003 में भी बन सकता था, मैं 2004 में बन सकता था, मैं इवन अक्टूबर 2018 में बन सकता था। ठीक है, वो
लंबी कहानी आप छोड़ देना इसमें, जिस दिन आप पूरा प्रोग्राम करेंगी और मैं आपको थोड़ा सा ऐसे इसके ऊपर थोड़ी। नहीं, मुझे 2018 में अक्टूबर में खान साहब की हुकूमत में आप वजीर बन सकते थे। जी जी, अगर फिरदौस आशिक अवान बन सकती थी, अगर बाबर अवान बन सकता था जो गालियां देते थे, मैंने भी यही क्वेश्चन किया था किसी दोस्त को, मैंने कहा मेरा दोस्त का तो ये इख्तलाफ है, उन्होंने कहा ये हमारा काम है, आपका नहीं है, ठीक है ना। कहने से मुराद ये उसी दरवाजे से आप आते हैं। मैं कहने से मुराद ये वजारतें नहीं, असूल प्रिंसिपल होते हैं। ये नहीं कि आपको हमारा जो ताल्लुक है, हमारा जो पार्टी के साथ वाबस्तगी है, ये वाबस्तगी आम वाबस्तगी नहीं है। मैं तो रोता नहीं हूँ, लोग तो रोना शुरू हो जाते हैं 6-6 महीने जिन्होंने काटी है ना, नहीं जिन्होंने जेल 6 महीने काटी है ना, वो अपने आप को गिनो। भाई हमने तो अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लगाया है। मेरी बेटी जिसको निकाला गया था आज वो लंदन में बैठी हुई है जी। इस दुख के मारे, ठीक है। हमारा कारोबार जो है वो 0 पे है, ठीक है। हमारे कोई बुलंदो बाग कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई बड़े बड़े बैंक बैलेंस नहीं है, ना बेंगलोज हैं। हमने इस शहर में डिलीवर किया है, हमने इस मुल्क में डिलीवर किया है। मेरा कहने से मुराद है, आपने जो क्वेश्चन किया था, वजारत मरहून मिन्नत नहीं है। हाँ, लीडरशिप आज भी इज्जत करती है। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कहता हूँ, जिस दिन वो इज्जत ना मिली जो मेरा राइट है एज ए कारकुन, ठीक है ना जी, मैं कोई वहां से क्योंकि हम सुन रहे थे इसलिए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात 200% ठीक है। मैं उम्मीद लगा के नहीं रखा, जानने की कोशिश है। नहीं, मुझे नहीं पता ना, मैंने जानने की कोशिश की है। ये लीडरशिप के फैसले होते हैं। जैसे कल भी मैं कह रहा था ना, किसी ने कहा कि इसहाक डार साहब को उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैंने कहा भाईजान, हमारे कायदे हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ के फैसले हों या पार्टी के सारे फैसले हों, वो मियाँ नवाज शरीफ की मुशावरत से होते हैं। उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो ये उनकी अपनी मर्जी है कि प्राइम मिनिस्टर की, कि वो चाहते हैं कि मेरा बोझ हल्का हो। अच्छा। मेरा बोझ हल्का हो, मेरे बहुत सारे कामों को डार साहब देखें, और जो बाकी डिसीजन लेने हैं या बड़े बड़े काम जहां जाना है, आना है, एग्रीमेंट वगैरह, इब्तिदा में हमने एक सवाल उठाया क्योंकि ठीक है, एक इसी वजह से मेरे बारे में अगर लीडरशिप जो फैसला करेगी ना, उनको बेहतर मालूम है कि आज क्यों नहीं किया और कल क्यों करना है या कल क्यों नहीं करना। बहुत सही है, आपने उनको इख्तियार दिया हुआ है और उनकी आप बात भी तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो सवाल उठाया जा रहा है वो एक बहुत बासर वजीर के हवाले से भी उठाया जा रहा है, जो हमने इब्तिदा में आपने सुना ही है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कई सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद वो बनना चाहते थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मैं उनके हवाले से ना, राना सनाउल्लाह साहब भी राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, वो तो हमारे लिए काबिल एहतराम है जी, और वो हमारी पार्टी का हुस्न है और हमारा बब्बर शेर है, ठीक है। हमें उस पर हम प्राउड फील करते हैं, और उससे जो बात की वो सारी बातें ठीक हैं। उसकी किसी बात को मैं यहाँ बैठ के जो है वो उसकी नफ़ी नहीं करूँगा। और जहाँ तक नकवी साहब की बात है, मेरा उनके साथ कोई इतना ना शनासा ही है, ना मुझे इल्म है, तो ना मैं उनको कोई उनकी मुखालफत करूँगा, ना उनकी कोई हमायत करूँगा। लेकिन आपको लगता है आपकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी हिकमत अमली हो सकती है, या क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ना कि वो तो शुक्र करेंगे, मेरा ख्याल है इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। 7+ बोनस के तौर पे उनके पास पीसीबी है, तो प्लस बोनस के तौर पे और भी कुछ जो चीजें आ जाए तो हम क्या कर सकते। अच्छा, इसके आगे भी कुछ आ जाए तो हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बेबसी की एक बात थी, वैसे तो वो बेबसी नहीं है। फिर मैं वजाहत कर दूं जी। देखिए, एक हद तक तो आप कह सकते हैं ना कि मोहसिन नकवी साहब हमारे वोटों से सेनेटर बने। जी बिल्कुल बने। तो जब हमारे वोटों से सेनेटर बने हैं तो हमें ऑन तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो हम ऑन तो उनको भी करना पड़ेगा, फिर आपने औरंगजेब साहब को भी करना पड़ेगा। नहीं, ऑन तो देखे ना, जिनको हमने हमारी पार्टी में वोट दिए उनको ऑन करना पड़ेगा। लेकिन लाजम नहीं है मेरे लिए कि मैं हर बंदे को यहाँ बैठ के डिफेंड करता रहूँ। देखिए ना, राना सनाउल्लाह का अगर मैं डिफेंड कर रहा हूँ तो उसकी एक बुनियादी वजह है। एक पॉलिटिकल वर्कर है जो डे 1 से मारे खा रहे हैं। 99 में उसने मारे खाई, अब उसने मारे खाई, इमरान खान के दौर में उसने मारे खाई, उससे उन केसेस से गुजरा। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक है, वो मारे खाते खाता यहाँ होता है। इवन मियाँ जवेद लतीफ़ है, उससे मारे खाई, ठीक है। 1-2 चीज़ों से उनसे इख्तलाफ हो सकता है। फिर इसी तरह खुर्रम दस्तगीर है, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बड़े बड़े एहसन इकबाल साहब हैं, ठीक है ना, इन लोगों ने अपने सियासी तौर पर ना आप समझते हैं कि सियासी पॉलिटिकल वर्कर हैं। हाँ, इनकी एक दहाई नहीं, कई दहाइयों से उन्होंने अपने आप को इस कौम के लिए, इस पार्टी के लिए
अपना आप दिया है, तो इनकी रिस्पेक्ट मेरे नज़र में तो सारी ज़िंदगी रहेगी जी। हम एक खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं। ये बताइएगा अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ़ साहब, इन दोनों के बयानियों में फ़र्क क्या है फिर? क्योंकि फ़र्क तो ऐसा कोई नहीं है, अच्छा, दोनों कहते हैं। उसमें ना अब मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा अगर मुना मुझे टाइम दे दें, क्योंकि मियाँ जावेद लतीफ़ पे बड़ी बातें हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहता दोबारा कोई बात हो। अब देखा होगा आपने, एक दिन राना सनाउल्लाह साहब भी साथ बैठे थे, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी साथ। हमारी जो अभी मैं यहाँ नहीं था, आउट ऑफ कंट्री था, मैं भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब में, लेकिन मैं उस पार्टी में मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ दोनों को आपने इकट्ठे बैठे हुए देखा होगा। उसमें यही तय हुआ है कि जो चीज़ें आप समझ रहे हैं कि हुकूमत अच्छा नहीं कर रही या हुकूमत के लिए ठीक नहीं है, तो वो पार्टी के अंदर आप बात, मीडिया के ऊपर बात ना करें। मेरे भी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, मैं तो इस तरह करने वाला बंदा हूँ, या हैं या नहीं है, या पार्टी में है तो फिर ठीक है आखिरी वक्त तक करें, नहीं है तो आज ही बैठ के कहें जनाब मेरी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, कल बैठ के मैं जो मर्जी करता रहूँ। ये नहीं हो सकता ना कि आप झोली में बैठे और दाढ़ी का बाल जो है वो खींच रहे हो, इस तरह नहीं होता, ये फिर तय हो गया। इसलिए अगर मुझे आप इजाजत दें मुना, अगर इजाजत दें तो एक पॉजिटिव चीज़, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं रहना, पॉजिटिव चीज़ मेरी आज प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है टेलीफोनिकली। आप यकीन माने 2 दिन जो वो सऊदी अरब में गुजार के आए हैं वो कौम को बताने दें मुझे। मोहम्मद बिन सलमान ने, MBS ने अपने तमाम वुज़रा 2 दिन मियाँ शहबाज शरीफ की डिस्पोजल पे दे दिए, तमाम वुज़रा। और उनके एक सीनियर वज़ीर हैं जो MBS के भाई हैं, अब्दुल अजीज़ बिन सलमान, इन सारों ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और उन्होंने उन्हें कहा है कि हम आपकी पुश्त पे खड़े, और उनके बहुत सारे डेलीगेशन, वफूद, कारोबारी लोग, वो सारे लोग पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। देखिए ना, यस, उनके फॉरेन मिनिस्टर, पहला मियाँ शहबाज शरीफ का दौरा याद होगा आपको, जिसमें वो गए थे जद्दा और इधर उधर रमज़ान के दौरान। फिर उसके बाद फौरी तौर पे एक डेलीगेशन का फॉरेन मिनिस्टर की सरबराही में आना, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की, उस डिनर में मैं भी मौजूद था, जो बातें वहाँ पे हुई। उसके बाद फिर शहबाज साहब का वहाँ जाना प्राइम मिनिस्टर का, और फिर प्राइम मिनिस्टर के बाद उस भारी भरकम डेलीगेशंस का आना। ये अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आने लगी है पाकिस्तान में, कर्ज नहीं। और ये मैसेज मैं देना चाहता हूं, आ जाएगी बिलाखिर जी, बिलाखिर जी। कोई कहते हैं हर दफा प्लेज होती है, लेकिन एक होता है MOU साइन होते हैं, वो तो सारी हुकूमत, केयर टेकर, दूसरा तीसरा, वो कमिटमेंट आ जाती है, ठीक है जी, वो आ जाती है, लेकिन पैसे नहीं आते। ये यहाँ पे सर मैं उनका आज़म बता रहा हूँ, सऊदीज का, मैं सऊदीज का आज़म बता रहा हूँ वज़ीर आज़म के थ्रू, कि उन्होंने कहा है कि हम आपकी पुश्त पे खड़े हैं, अब आगे आप लगे, अगर आप नहीं काम कर सकेंगे तो फिर आप नालायक हैं। ठीक है, अब हम नालायक होंगे अगर ये अभी आ जाएंगे डेलीगेशन, इसी हफ्ते आ जाएगा, नहीं तो कमिंग वीक में आ जाएगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अक्सर हमने क्योंकि ना डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी बात की है, प्रोग्राम पे भी हमने मलिया लोधी साहिबा, एजाज चौधरी सब हमारे साथ थे, खुर्शीद कसूरी, वो यही कह रहे हैं सारे कि हमारी तरफ से फॉलो अप कम होता है, उनकी तरफ से जो विलिंगनेस है उसमें कोई कमी नहीं है, एक बात भरपूर हमारे साथ है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अगर 2 मिनट हैं आपके पास? जी हैं, आप बिल्कुल बताएं। तो वाइंड अप होने वाला है, तो मैं नहीं वाइंड अप नहीं, अभी दूर है, अभी दूर है। एक और मैं खुद से ऐड करना चाहता हूँ, शायद आपके ज़हन में नहीं, या आपने लिखा हुआ नहीं है, वो है गंदम का इस वक्त किसानों का इशू। मैं अच्छा हुआ आपने ये जिक्र कर दिया। मेरा सिर्फ एक सवाल भी साथ जी, आप बता दें। बस मेरा ये अर्ज है कि देखें, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि पिछली निगरां हुकूमत की गलती थी, उन्होंने किया। जी जी। पंजाब में निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी साहब थे। आप बयान बाजियों से हट के अपने वजीर से तो सवाल करें। सुने मुना, मैं बड़ा दुखा हुआ हूँ इस मामले में। यकीन माने, हम वो लोग हैं, ये पिंडी में मेरे साथ अभी चले, आपको गार्बेज नजर नहीं आएगा, पता नहीं लोगों की आंखें कहाँ हैं, गार्बेज नजर नहीं आएगा। स्टेट ऑफ आर्ट 2 हॉस्पिटल बने हुए हैं, स्टेट ऑफ आर्ट ट्रांसपोर्ट है, ब्रिजेस हैं, पार्क्स हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। वो बंदा बातें करने लगा आपके सामने, मैं जरा सी वॉल चॉकिंग नहीं होने देता, मेरा दिल इतना दुखा हुआ है। और अगर ये भी हम ना कर सके, सब मिलजुल कर, एस्टेब्लिशमेंट हो, हम हो, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। इसके ऊपर एक, आपको पता है कि जिस वक्त इन्होंने इंपोर्ट की है गंदम, उस वक्त पाकिस्तान में गंदम कितनी पड़ी थी? जी ऐसे ही है, 46 लाख टन। ठीक है, और इधर से फैसला होता है, उधर से पोर्ट के ऊपर 8 दिन बाद जहाज पहुंच जाता है। ये दुनिया का कौन सा मुल्क है जो वो अपना जहाज जो है, मैं बहरी जहाज की बात कर रहा हूं, मैं हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा, वो पहुंच जाता है। 85 अरब रुपए की किकबैक है। 85 अरब रुपए है, किकबैक है। अब इन्वेस्ट, ये मैं बताता हूँ किसको बताएं, पहले सुन लें। $1 अरब का ज़र मुबादला, जब आपके पास $1 की
यहाँ लेने जाए ना तो लग पता जाता है। $1 अरब की आप इंपोर्ट कर रहे हैं और पता है कि आपके पास इस वक्त जो है ना आने वाला वक्त जो है इस मुल्क के अंदर गंदम की वाफर मिकदार होगी। ये पता था ना, सारों को पता था। बिल्कुल, किसान बेचारे सड़कों पे अपना बम्पर क्रॉप का सबको पता था ना। बिल्कुल, हाँ। उसके बावजूद की गई है। निगरान वजीर आजम, मुझे नहीं पता बाकी और कौन कौन जिम्मेदार है, कैबिनेट अप्रूवल देती है, कैबिनेट अप्रूवल देती है। सबसे पहले निगरान जो वजीर आजम था उस वक्त का, उसको पकड़ना चाहिए, अनवारुल्लाह काकड़ को पकड़ना चाहिए। मैं देखे ना ये ठीक है। फिर अरे उन्होंने इतना आपको फैसिलिटेट किया, मुझे नहीं पता, मेरी बात, हमें किसी ने फैसिलिटेट नहीं किया, हमें लोगों ने वोट दिए, आपने उनको सेनेटर भी बनाया। हाँ, लोगों ने वोट दिए हैं, सेनेटर बन गया, मुझे नहीं पता। लेकिन सुने मेरी बात सुने ना, मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करेंगे? हाँ। जिन्होंने अप्रूवल दी वहां से शुरू करेंगे ना, कि जिन्होंने इंपोर्ट की उधर से शुरू करेंगे। क्या ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि उनको पहले पकड़े? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। $1 अरब के लिए हम इस तरह दोनों हाथ फैलाए हुए हैं। सही बात है। हाँ। तो हम $1 अरब का जरिए मुबादला फेंक रहे हैं, किसकी इजाजत से फेंक रहे हैं? जो आपने किक बैक की बात की, आपने कहा आप बताएंगे। नहीं, वो बताएंगे तभी निकलेगा ना। मैं कौन सा वहां बैठा हुआ था। 85 बिलियन की किक बैक है, किसने ली, कितने लिए, ये आप उस वक्त फैसला करेंगे जब आप उस वक्त के जो फैसला साज लोग थे उनको आप कटहरे में लाएंगे। एक आखिरी जुमला फरमा दे, जावेद लतीफ साहब ने कहा कि वो पिछली हुकूमत मेरे पास सॉर्ट नहीं निकल पाया। हमारी प्रोग्राम पे पिछले हफ्ते वो कह के गए, उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में अभी भी हम पहले भी बेबस थे, हमारे खिलाफ पैनामा साजिश हो गई, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अभी भी फैसलाबाद धरने के हवाले से जो असल लोग हैं उनको ना पूछा गया, ना उस कमीशन ने बुलाया, उनको क्लीन चिट दे दी। एहसन इकबाल साहब ने भी कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो कहते हैं अभी भी हम बेबस हैं, पहले भी बेबस थे। ये कह रहे हैं, ये बात अच्छा, सही है। ये देखे ना, मैंने मेरी कोशिश की और मैं चाहता हूँ कि आप मियां जो लतीफ साहब वाला मामला ठप हो जाए, बेहतर है। लेकिन ये बेबसी के बारे में तो ये जो बेबसी है, तो फिर हम हुकूमत क्यों कर रहे हैं? आप बड़े सीनियर पार्टी के अपना रहनुमा हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से आपकी एक्सेस है, मरियम नवाज साहबा से एक्सेस है, शहबाज साहब से एक्सेस है, तो आप उनको जाके कह दें कि हुकूमत छोड़ दें। बेबसी है तो फिर हुकूमत छोड़ दें। इधर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उधर जाके सऊदी अरब में वो खुशखबरियां इस पाकिस्तानी कौम के लिए लेके आ रहे हैं। इधर हम थोड़े से चस्के के लिए, थोड़ा सा रेटिंग के लिए हम ये लफ्ज़ कह दें। मैं भी यहाँ बैठा बड़े बुक कहता हूँ, मैंने आज अगर $1 अरब की बात की है, तो अगर मैंने झूठ की है, मैंने ये नहीं कहता कि वो $1 अरब में से 85 बिलियन जो है वो काकड़ साहब ले गए हैं या कोई और वजीर आला ले गया या कोई वजीर ले गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि फैसला जिन्होंने किया है पहले उधर से शुरू करें ना, उधर से शुरू करते करते लीड लें और जिसने किकबैक लिया उस तक चले। उसूली बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब खान साहब के टाइम पे ये सारा स्कैंडल हुआ था ना, देखे ना, मेरी बात सुने, मेरी बात, ये लोग कहां जाएंगे? ये जिन्होंने, देखे ना, मैं तो किसान, मेरी गंदम तो नहीं पड़ी हुई, मेरी गंदम तो नहीं है ना। सुन भी ले अब्बासी साहब। और दूसरा मैं इसी से आपसे सवाल ये करूंगी, इसका भी आप जवाब सोच के अगर आप प्लीज रखें, कि आप खुश हैं अपने आपके असेसमेंट पे? फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को कहा है कि हमारे पास तो सबूत ही नहीं, उन्होंने कुछ किया। सुनिएगा जावेद साहब ने क्या कहा था। अगर आप बात अब करते हैं कि आप इनके खिलाफ कोई क्यों एक्शन नहीं ले सके, तो जब हमारे खिलाफ फैसले दे रहे थे उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। सही बात है, तो उस वक्त नहीं कर सके थे, तो आज हम क्या करें? जी अब्बासी साहब, आपका अपना क्या ख्याल है? इस कमीशन की फाइंडिंग्स ठीक है? इन दोनों लोगों का कोई किरदार नहीं है, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि ये अगर ऐसी रिपोर्टें जो है ना, ये हमेशा मुद्दुरमान कमीशन की रिपोर्ट भी इसी तरह की आई है, मिसिंग पर्सन की भी इसी तरह की आती है, सारी रिपोर्टें इसी तरह ही बनती हैं। और किरदार क्यों नहीं है, किस तरह नहीं है, वो तो खैर, लेकिन अगर आपके दौरे हुकूमत में बनी तो फिर आपसे सवाल पूछना। नहीं, हमने नहीं बनाई ना, हमने थोड़ी बनाई है। वो तो जो बंदा वहाँ उसका था जज, जिसने जो जुडिशल कमीशन का जो इंचार्ज था, उसने बनाई है ना। ठीक, हमने नहीं। बहुत आपने वैसे बड़ी बातें आपने की है हनीफ अब्बासी साहब, और आपने बहुत जिम्मेदारी फिक्स करने की भी, जो गंदम स्कैंडल पे बात है वो भी आपने बहुत, मैं समझती हूँ, बड़ा स्टेटमेंट है जो हमें हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से मिला है। वेरी ग्रेटफुल सर आपके वक्त का, और इतने आपने खुल के बात की उसका शुक्रिया। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन, जॉइन अस बैक फॉर आवर सेकंड सेगमेंट।
वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और बहुत ज़रूरी बातें इस सेगमेंट पे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू को ओरिएंट करेंगे। अभी तो इससे पहले हमने बात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी स्पेसिफिक सियासत पे, लेकिन अब हम थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे, नेशनल लेवल पे बात करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। कल अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि सबके सामने मुज़ाकरात होंगे, आज वो कहते हैं कि उनके पास बाकायदा मैंडेट आ चुका है। ये मैंडेट किससे मुज़ाकरात करने का है, उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें एक पूछने वाली हैं। और दूसरा गंदम स्कैंडल, जिसके ऊपर अभी हनीफ अब्बासी साहब ब्रेक से पहले इतनी बड़ी स्टेटमेंट देके गए हमारे साथ के सबसे पहले अनवारुल हक काकड़ साहब जो साबिक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पकड़ें और उनसे पूछा जाए, उनको बाकायदा पकड़ा जाए। तो ये बहुत बड़ी एक बात है। क्या हुकूमत वक्त इसके ऊपर कुछ एक्ट कर पाएगी, या फिर पहले तो हुकूमत वक्त ने PMLN ने बतौर पार्टी बहुत सियासी फुटेज खाई थी जब चीनी का स्कैंडल और गंदम का स्कैंडल PTI के दौर में हुआ था, हम सबको याद है। लेकिन अब जब उनके दौरे हुकूमत में ये सब तमाम चीज़ें बिल्कुल नाक के नीचे हो रही हैं, तो एक कमेटी बना दी है यकीनन वज़ीर आज़म ने, उसके क्या फाइंडिंग्स होंगी, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। शुएब शाहीन हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी वार्म वेलकम सर। और कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट मेंबर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर हमें ज्वाइन करते हैं इस पूरी तमाम तर बहस में। आपको भी सर बहुत खुश आमदीद। आपसे बात का आगाज़ करती हूँ शुएब साहब, अभी आप सिंध भी होके आए हैं, कैसर साहब भी अभी एज वी स्पीक कराची बैठे हैं और उनका कराची से माशाल्लाह बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो क्या रिसेप्शन है PTI का, एक तो कराची में, और दूसरा ये जो मुज़ाकरात हैं, आप लोग ना करते रहे। अली अमीन गंडापुर साहब बार बार आके कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब तो वो कहते हैं बाकायदा मैंडेट मिल चुका है। तो खान साहब जेल से तंग आ गए? देखिए, खान साहब को तो तंग करने वाले तंग आ गए हैं। एक बात आपको बता दूं ना, जो तंग करने वाले थे ना वो ऐसे तंग आए हैं कि 9 महीने 10 महीने या 1 साल में ये हालत हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने मुंह छुपाती फिर रही है और हमारे ये PMLN और पीपल्स पार्टी वाले इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हैं कि अगर इनकी कोई साख होती तो इनके अपने वो PDM 1 वाले जो लोग थे कम से कम इनके साथ वो खड़े होते। आज सिचुएशन है सिंध की, आपने बात की, कराची और हैदराबाद की, तो 95% सीटें, 95% या उससे भी ज़्यादा सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक PTI जीती है। ये जो कुछ फ्रॉड हुआ है, 1-1 लाख 70,000 80,000 वोटों की लीड है वहाँ हैदराबाद और कराची के। अब मैं आता हूँ अंदरून सिंध, जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब ये तो जरदारी का बहुत गढ़ है जी, घर है। हैदराबाद से लेकर कराची से लेकर सक्खर तक 22 स्टेशंस पे मैं रुका हूँ, 22 स्टेशंस पे मैंने खिताब किया है। इतना वार्मली वेलकम किया है जिस तरह पंजाब और KP में होता है। अच्छा। और उसके बाद जैकबाबाद, सक्खर, बाकी इलाके सारे, उनके सारी लीडरशिप से मैंने मुलाकातें की हैं। इस वक्त वहाँ के लोग जितना तंग हैं जरदारी माफिया से और इनकी पॉलिसीज से, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ये कुछ ना किया जो कुछ इस इलेक्शन में 8 फरवरी को और 21 अप्रैल को किया, और एक बात बता दूं, जो लीड आपको पंजाब में नजर आ रही है उससे ज्यादा लीड आपको इंटीरियर सिंध में नजर आएगी। सिंध से आप अच्छी वाइब्स लेकर आए हैं। मुज़ाकरात का भी बता दें ताकि मैं कैसर साहब की तरफ। मुज़ाकरात का जहां तक ताल्लुक है, अभी आप इसको जीरो समझो। वजह यह है कि मुज़ाकरात की पहली शर्त यह है कि ये जो कठपुतलियों ने डाका जनी के जरिए ये जो मैंडेट पे डाका डाला है वो वापस करें। तो मतलब आप इनसे बात नहीं करेंगे? अब यही समझ नहीं आ रहा ना कि PTI चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं भाई हम बात कर रहे हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक दे दें, जिसका जो हक है उसको मिले, उसके बाद आगे चले। उससे पहले बात नहीं होगी? उससे पहले बात क्या करें? एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं होगी, हुकूमत से भी नहीं होगी। देखें, ये अभी आप इसको आप ये समझो कि कुछ भी नहीं है। वजह उसकी ये है कि सबसे पहली शर्त ये है कि आप आईन और कानून की बहाली करें, हक के हुक्मरानी आवाम का है उसको वापस करें, मैंडेट चोरों को घर भेजें, मैंडेट चोर घर जाएं, और जो फॉर्म 45 का ये तो बहुत बड़े मुतालबे हैं वैसे शुएब साहब। तो देखें ना, आइन का मुतालबा है ना। अगर इस मुल्क को आइन और कानून के ताबे नहीं चलाना तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। आज देखें, कैसर बंगाली बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है और 10 साल से और माशाल्लाह बड़े। आज उसने इतनी मायूसी बात की है, उसने कहा आपके अगर फाइनेंस मिनिस्टर का काम सिर्फ ये है कि कर्जे लाएं ताकि उससे कर्जों की वापसी हो, सिर्फ ये टोटल काम रह गया है।
तो क्या इससे मईशत आप चला सकेंगे? क्या आप इन्वेस्टमेंट इस आईन और कानून की पामाली करके चल सकेंगे? क्या इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ कोई इन्वेस्टमेंट या आपका ओवरसीज आके इन्वेस्टमेंट करेगा? इस तरह मुल्क और कौम नहीं तरक्की कर सकती। आपको कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी। जिस मुल्क के मुनसिफ चारों हाई कोर्ट्स यानी तीनों हाई कोर्ट्स ठीक है, हाँ, वो तो जजेस वाला मामला है अलहदा, ठीक है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास एक फरियादी बन जाएं। कैसर साहब के पास मुझे जानने दें ताकि मैं ये मामला उनके पास ले जाऊं। कैसर साहब, आप चूंकि फाइनेंस को, मईशत को माशाल्लाह सालों से मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ इस मामले पे, और बहुत खुशी है कि अब आप इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स में हैं। आप बताइएगा कि ये मईशत, उन्होंने कहा कि ये तो चल ही नहीं सकती, और ये फाइनेंस मिनिस्टर की, कैसर बेंगोली साहब की वो स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, कि अगर मुल्क में ये अफरा तफरी रही और वो कहते हैं मैंडेट जिनका नहीं है फॉर्म 45 के मुताबिक वो लोग मुसल्लत रहे, तो क्या इन्वेस्टमेंट की तवक्को रखी जाए और क्या मईशत की बेहतरी की तवक्को रखी जाए आपकी काबीना से और गवर्नमेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, बहुत शुक्रिया आपने मेरे से ये पूछा सवाल। देखिए, यहाँ शोएब शाहीन साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल में ये पहले तो पार्लियामेंट में नहीं रहे, अगर होते तो इनको सारा पता होता कि क्या छोड़ के गए हैं पीटीआई वाले। पीटीआई ने जब हुकूमत छोड़ी, जो नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स दे रहा हूँ। 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी और 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी। 50 अरब डॉलर का ये इनका जब छोड़ा, जून 2022 की बात करो, एग्जैक्ट फिगर है, फिगर में कोई फ़र्क हो। आज तो हमने बहुत इम्प्रूव कर दिया है उसको। आज 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट अगर है तो हमने इंपोर्ट 15 अरब डॉलर कम कर दिए। तो जो आपका डेफिसिट है, जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो काफ़ी कम हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये बता रहा हूँ कि क्या कर रहे थे कि डिफ़ॉल्ट हो रहा था पाकिस्तान, ये छोड़ के गए। तो उसके बाद IMF को जाके हमने सब डिफ़ॉल्ट से बचाया है। और अभी तो जो हालात हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो रिमिटेंस आ रही है हाईएस्ट है पिछले कितने महीनों की। ये फिगर मैंने नहीं दी, ये स्टेट बैंक की है। और उसको जबकि पीटीआई वाले तो कहते थे रेमिटेंस सारी इमरान खान साहब की वजह से आती है, क्योंकि उनको बहुत पसंद करते हैं एक्सपेट्रिएट्स। तो वही तो मैं, मेरी बात देखे तो शोएब शाहीन साहब की बात मैंने सुनी है, वो मेरी बात भी आराम से सुन ले। बात ये है कि रेमिटेंस जो मैंने कहा, आप फिगर टैली करके, इस महीने की आपकी जो IT की एक्सपोर्ट है वो हाईएस्ट है। आप ये चेक कर लीजिए। जब डॉलर जो है पिछले 2 साल का जो पिछली हुकूमत ने छोड़ा था, वो उससे अभी बहुत स्टेबल है, 5, 6, 7 रुपए कम है। आज डॉलर जो है 275-77 की है, यानी कि एक पाकिस्तान का रुपया स्टेबल हो गया है। बाहर की इन्वेस्टमेंट का ये हाल है कि मार्क्स लाइन, मैं क्योंकि मैरी टाइम का मिनिस्टर हूँ, आपको बता नहीं सकता, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो शिपिंग लाइन है ना, हमारे 60% जो कंटेनर आते हैं वो मार्क्स लाइन के होते हैं। मेरे से मिलने आए पिछले महीने 2 हफ्ते 3 हफ्ते, और उन्होंने कहा कि हम $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपके मुल्क को ट्रांसशिपमेंट का हब बनाना चाहते हैं। अच्छा, पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं। IMF ने जो बात की है वो भी सुन ले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पूरा अमल किया प्रोग्राम पे। इनके दौर में तो अमल ही नहीं था। ये तय कुछ किया इन्होंने, IMF ने तय कुछ किया और उसके बाद इन्होंने पेट्रोलियम लेवी लगा दी। ये फैक्चुअल पोजीशन है जो मैं, अच्छा बाकी रह गई ये फार्म की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। कल परसों PTV न्यूज़ पे इनके मेंबर जो है सेनेटर हुमायूं मोइन थे और मैं था, तो उन्होंने कहा जी कि कैसर साहब को हम मानते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर जीते हुए। तो आप बताइए कि किस तरह कहते हैं। अब इनके पास कोई अपना फार्मूला है, पता नहीं क्या 2018 में क्या आपके बारे में तो इनफरादी तौर पर शायद ख्याल होगा कैसर, इन बाकियों के बारे में तो इनके बहुत मनफी ख्यालात हैं, जो कि जिसमें नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये तमाम भी शामिल है। शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन ये कहते हैं कहने में नहीं कहने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, जो मर्जी के मैं कैसर साहब के, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं अभी। अच्छा, कैसर साहब अभी वो शोएब साहब भी यही कह रहे हैं कि आपके ऊपर एतराज नहीं है, लेकिन वो अपना भी हल्का गिनवा रहे हैं, वो भी शिकायत कुनंदा में से एक है। नहीं, ऐसा मुझे वाकई देखो ना, दूसरे हल्कों का नहीं पता, इनको अगर पता है तो ये अपनी बात कर रहे हैं। मैं तो क्योंकि इलेक्शन लड़ रहा था अपने हल्के में और मैंने ये देखा कि एक वोट बिल्कुल क्लियर हुआ है। इनका अपना जो कैंडिडेट मेरे मुकाबले में था वो खुद एग्री कर रहा है। कोई अगर फैसलाबाद डिवीजन जो कि बिल्कुल हमेशा
PMLN का हब होते थे, उसमें से 18 सीटों में से 15 सीटें PTI ने जीती हैं। तो जहाँ ये जीत गए वहाँ तो ठीक था, और जहाँ से ये हार गए तो वहाँ धांधली हो गई। 15 सीटें इन्होंने जीती हैं। फैसलाबाद हमेशा PMLN का बिल्कुल बात दुरुस्त है, बल्कि इसके ऊपर राणा सनाउल्लाह साहब कितने टाइम तक बड़े नाला रहे हैं। हाँ, जी, राणा सनाउल्लाह हार गए और कौन कौन नहीं। तो बहरहाल ये अगर कोई अच्छा फिर भी मैं, क्योंकि शुएब शाहीन कानूनी तौर पे माहिर हैं, मैं सिर्फ इनसे ये कहता हूँ कि अगर कोई बात है तो ये इनसे कौन बेहतर जानता है। जो भी कानून में प्रोवाइड है आप जाएं, बिल्कुल ट्रिब्यूनल में जाएं, अदालतों में जाएं, और फिर कोई और बात भी है तो हमसे बैठ के नेगोशिएट बात करें। कोई मसला है तो हम हल करेंगे उसको। देखिए, तो बहुत अच्छी बात आपने की है कैसर साहब, और आपको पता है हम हमेशा से आपके वाले से बात के कायल रहे हैं। चलो मैं इनके पास आ जाऊंगा, मैं इनके पास आ जाता हूँ। कोई बैठ के देखिए, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे ना तो हमारा मुल्क ये कहाँ जाएगा। हम कहाँ पहुँचाएंगे। लोग 9 करोड़ जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी है, कुछ उनका भी ख्याल कर ले। सिर्फ एक बात ही जिद कर लेना, चलो पाकिस्तान का सोचें ना, हम पार्टियों की बजाय कि बहुत ऐसे प्रॉमिसिंग बात आपने की है, बहुत लोगों का सोचें जो मुल्क के लोग हैं। और कोई हो सकता है गलतियां हों, खामियां हों, मैं कोई इनसे कोई बहस नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं आपको अपनी बात कर रहा हूं कि जो हमारे यहाँ फैसलाबाद पूरी डिवीजन में मैंने देखा है, वहाँ तो सिर्फ 3 सीटें PMLN ने जीती हैं 18 में से, और बाकी वो 2 सीटें और मेरे अलावा भी जो है ना वो थोड़े वोटों से हमने जीती हैं। हाँ, तो नहीं, मकसद ये है कि फेयर हुए ना इलेक्शन, तो तब ये उसको तो नहीं कुछ कहेंगे, सारी फैसलाबाद डिवीजन कहेंगे ठीक है। अब इनको पता भाई इनके इलाकों में क्या हुआ है, इन्होंने KP में भी सारी सीटें जीती हैं। अब जहाँ इनको इतराज़ है, हो सकता है उसमें कोई खामी हो, बजाय कि हम आपस में, लेकिन ये बैठने पे होगा ना। 2018 के इलेक्शन में PMLN यही कहती थी। ये बात सही है वैसे, ये KP में तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। अच्छा, बहुत अहम तजवीज़ दे दी है सर आपने। हम चूंकि बात भी हमने मुज़ाकरात से शुरू की थी, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मुझे मैंडेट मिला है, और हमारे प्रोग्राम पे बहुत बड़ी बात है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब को और PTI को कि भाई मैं आपके पास खुद आता हूं, चल के खुदा के लिए मुल्क का सोचें, और हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं, कोई ग्रीवेंस है तो मिल के हल करते हैं। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन, ये तजवीज़ कैसे करते हैं शुएब साहब? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जी, शुएब साहब वो कह रहे हैं भाई हम तो खुद आपके पास आने को तैयार हैं, आप ही मतलब हैं जो मैं ना मानूं की रट लगाए हुए हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की है, मैं अभी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। सिर्फ एक कंडीशन है, कल ही हुकूमत छोड़ दें। नहीं हाँ। कल ही अपनी कैबिनेट से एक जुडिशल कमीशन बनवा दें। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाना है ना, जो फॉर्म 45 की ऑडिट कर ले कि एक्चुअली, क्योंकि फॉर्म 45 इज दी रिजल्ट जो होता है ना, सेक्शन 90, सेक्शन 92, 95 ऑफ इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ये रिजल्ट होता है। फॉर्म 47, 48 कंपाइलेशन होती है, यानी आपने सिर्फ जमा तफरीक करनी है। जी, ऑफ कोर्स उसका फर्क समझ गए। लेकिन फॉर्म 45 इज रिजल्ट, जिनके पास ओरिजिनल रिजल्ट मौजूद है उसका आप ऑडिट करा लें, जुडिशल कमीशन कल अनाउंस कर दें। आप ना आए, हम आपके पास आ जाएंगे, आए बैठें, कोई बात करें, लेकिन कोई सब्सटेंशियल कोई बात हो, हम बैठने को तैयार हैं। दूसरी बात जो इन्होंने फरमाया कि हम तो डिफॉल्ट के करीब जा रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल वॉच डॉग्स या किसी भी इदारे को आप उठा लें, उनके मुताबिक अप्रैल 2022 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, उस वक्त 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था, 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट। कोई इंटरनेशनल आप उठा लो किसी भी इदारे का, नंबर 1। अच्छा, ये तो एक बड़ा इकोनॉमिक फिगर आपने दिया है, मैं कैसे आपसे पूछती हूं, चैलेंज दे रहा हूं सारे दोस्तों से। 5% सिर्फ चांस। अच्छा, उसके बाद और अब कितना है इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ, हाँ। PTM 1 की सूरत में ख्वाजा आसिफ और या आज के ख्वाजा आसिफ, वो कहते हैं हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। दीज आर हिज वर्ड्स। नंबर 1। नंबर 2, एक बात आपको बता दूं, आज IMF ये कह रहा है, IMF ने आपको जो जंगज़दा ममालिक है ना 5, उनकी फहरिस्त में शामिल किया है। और एक बात और, वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जमा कराई है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स में इतना लोग सतह गुर्बत के नीचे चले गए, तकरीबन 9.5 करोड़ अफराद हो गए हैं, और अगले साल 1.5 करोड़ अफराद मजीद शामिल हो जाएंगे। और ये सतह गुर्बत के नीचे ये आप समझते हैं 2 साल में इनके मेजॉरिटी 2 साल में गए हैं, वो उनकी रिपोर्ट आई हुई है, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा लेना। और उन्होंने ये कहा है
यानी तकरीबन आधी आबादी को सतह गुरबत से नीचे लेकर आए हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बता दें, माशाल्लाह खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मेरे खालिद शेख साहब भी, जी, मुझे एक बात बता दें, 22% इंटरेस्ट रेट के साथ और इतनी महंगी बिजली और गैस के साथ, इतनी महंगी एनर्जी के साथ आप इंडस्ट्री को कैसे आप फंक्शनल कर सकते हैं? वेरी डिफिकल्ट। नंबर 2, जहां कानून और इंसाफ का या रूल ऑफ लॉ नहीं होता, दुनिया की 1000 साल की तारीख उठा लें, कोई मुल्क कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। एक बात, सिंगापुर में क्या चीज है सिवाय इस बात के कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है। वैसे लाहौर से भी छोटा। कैसर साहब, मुझे लग रहा था शायद फाइनेंस के हवाले से शुएब शाहीन साहब आपकी तरह वो नहीं होंगे, मैं नहीं जानता वेल इक्विप्ड, लेकिन उन्होंने तो लेकिन जो काफी सारे फिगर्स कोट किए, जो फिगर्स इन्होंने दिए हैं, इन्होंने नहीं, उन्होंने रेमिटेंस का बताया है कि रिकॉर्ड हाई रेमिटेंस है, एक महीने का दे बढ़ रही है, 1 महीने का दे रहे हैं ना। हाँ। मैं बता रहा हूँ, जिस साल हमारी हुकूमत खत्म हुई, इन्होंने 2022 के जो आदाद शुमार इनकी गवर्नमेंट ने जारी मिफ्ता इस्माइल ने जो किए थे, जी 6.1%, 6.2%, दो मुख्तलिफ हैं। 6.2% की जीडीपी थी। जिस साल इन्होंने छोड़ा उस साल की, अगला साल यानी 1 साल गुजारा, जी, उसकी थी 0.23%, यानी 0.23%। और अब पिछले साल की भी इसी तरह ही आई और आगे भी कोई 1%, 2% एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। आपने जीडीपी कम की, आपने चलते हुए मुल्क को इकोनॉमी, अच्छा आपका प्राइम पर्पस क्या था? आप सारा उठा लें, PDM1 का एक ही नारा था, मैं ले जाऊंगा, हाँ। एक ही नारा था, महंगाई दोनों इसके ऊपर अपने महंगाई मुकाओ मार्च, महंगाई मुकाओ, महंगाई मुकाओ। तो आपने महंगाई तो 10 गुना ज्यादा कर दी। ओवर टू यू। बहुत सारे उन्होंने स्टैट्स बताए हैं, उन्होंने ये तक बताया है कि डिफॉल्ट का खतरा अब कहाँ है। उनके टाइम पे तो सिर्फ 5% था। GDP का बताया उन्होंने 6 समथिंग, ये बात सही है। और जो मिफ्ता साहब की रिपोर्ट थी प्रायर टू द बजट, उसमें भी ये फिगर्स इंडोर्स्ड थे। और अब कहते हैं आपके टाइम पे तो 0.23 समथिंग थी पहले साल में PDM के। प्लीज, तो महंगाई मुकी तो नहीं ना, महंगाई तो वधी है। नहीं, महंगाई तो आप सही कह रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इनकी फिगर, ये 5 अप्रैल की बात करें, जिस साल 2022 को इनकी हुकूमत नो कॉन्फिडेंस हुआ, 12 मई को मेरी 25 मिनट की तकरीर है, 12 मई को, सिर्फ 1 महीना 5 दिन या 7 दिन बाद। और मैंने उसमें बताया कि हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, खुदारा बचाओ अपने मुल्क को। मैंने शोर बचाया कि सब मिल जाओ, ये नाच करो, इन ये कर, उस वक्त जलसे कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। वो तो पार्लियामेंट में तकरीर है ना, आप ले लीजिए उसका रिकॉर्ड। मैंने कहा है आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, मुल्क हमारा ख़त्म हो रहा है जो इन्होंने छोड़ा था। और आज ये बातें इनकी सुनो, अब इनकी असल जो इकानमी समझते हैं ना, देखिए कह रहे हैं 6.1%, ठीक बात कर रहे हैं। 2 साल हमारी इकानमी 0% और 2% पे ग्रो हुई, 2020 और 2021। अब 3 साल बाद वो 0% का 2 साल की एवरेज 1% था, उससे ग्रो हुई है। अब मुझे अंदाज़ा जो नहीं समझता ना उसको, तो वो कहेगा 6.5 बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी, 6.2 इनकी बढ़ रही थी उस साल। पहले 2 साल आप बता दीजिए कि एवरेज 1% 2 सालों में बढ़ी है। वो कहते हैं 2 साल हमारे कोविड के भी तो गुजरे हैं ना, उसके बावजूद 6% से ज्यादा। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कोरोना, मैं नहीं बावजूद नहीं, 3 साल पहले से जब 2 साल 0 होगी तो 3 साल पहले से 6 बढ़ी है ना इनकी। वो इसी वजह से 3 साल का पीरियड भी देखें वो कि 3 साल बाद हुई है। वो तो एवरेज वही ले लें इनके पूरे पीरियड की, 3.5 पौने 4 साल का पीरियड है। वैसे ये बात है, शुएब शाहीन साहब निकाल लें अपनी फिगर। अगर पूरे पीरियड में, अब ये कहते हैं हमारा कोरोना, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन ना मैं पूरी बात कर लूँ, ये ठीक कह रहे हैं जो फिगर्स है ना, फिगर्स में तो कोई तब्दीली नहीं है, सब हम एग्री कर रहे हैं। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि पहले कंडीशन लगा दी कि पहले कैबिनेट में पूरा तय करके आए, जुडिशल कमीशन बना दें, ये उन्होंने कहा है। मैं तो बगैर कंडीशन के, मेरी बात सुन लेना, देखिए कुछ शुरू करें, ये कंडीशनें उस बातचीत में शुरू करें ना, पहले आके बैठे तो सही, हमारे साथ बैठ जाएं और कोई बात करें। हम मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। अगर किसी के साथ इन्होंने डायलॉग ही नहीं करना, कभी इंडिया ने जब हमला कर दिया ना एयरफोर्स ने, तब भी ये बैठना नहीं चाह रहे थे। 2016 में जब आ रहे थे, चीन के सदर आ रहे थे, इन्होंने धरना शुरू कर दिया। ये मुल्क को क्या करना चाहते हैं? मुल्क हमारा सबका है, इनका भी है, हमारा भी है, कामन है ना, मुल्क तो पाकिस्तान कामन है ना, बिल्कुल बिला शुबा। मुल्क के लिए बात कर, ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि 9 करोड़ 9.5 करोड़ बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट उन्होंने कोट से शुरू हुआ है,
कोई फिगर नहीं, फिगर उस वक्त भी 9 करोड़ था। नहीं तो कैसर साहब आपसे आखिरी सवाल है, फिर मैं वाइंड अप कर रही हूँ। आप सर आप आखिरी बात का जवाब फरमा दें। वो पीटीआई में या कई जगहों पे फिर ये भी तासुर है कि हुकूमत शायद उतनी एम्पावर्ड ही नहीं है, क्योंकि काबीना के अपने अंदर डिफरेंसेस हैं। मतलब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से पीएमएलएन के कई लोग बयानात देते हैं, तो वो कहते हैं हम इसलिए कहते हैं देखे ना जो कुछ हुआ है गंदम स्कैंडल का, गंदम स्कैंडल भी है, वो ये कहते हैं उसके खिलाफ आप चलाएं, उनको सामने एम्पावर्ड लोगों से बात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। प्लीज कैसर साहब इसका जवाब देते हैं, बस फिर मैं क्लोज करूं। ये सिर्फ ये एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये सब उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये खुद एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। वो भाई सियासी लोग आपस में बात कर लें, हमको इस्टेब्लिशमेंट से इनकी बात को मना नहीं कर रहे, लेकिन बात तो सियासतदान आपस में करेंगे ना। ये हमेशा यही कहते रहे, रोज़ तब्दील करते हैं। अब देखिए हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का रोल है और इम्पॉर्टेंट रोल है, और उनका वो जो काम कर रहे हैं काम भी करें। ये जो SIFC बनी है ना, ऑल राइट वक्त की मेरे पास किल्लत बताई जा रही है शदीद तौर पर, तो आई थैंक बोथ द जेंटलमैन राइट हियर। इंशाल्लाह फिर किसी और नशिस्त में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।